नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे पानी की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ की। जी हाँ, एक ऐसा जुज़ जिसके ऊपर इस ज़िंदगी का तसव्वुर किया जाता है। अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो 1 मीटर सालाना के हिसाब से हमारे मुल्क में पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो गिरता जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी सूरत हाल हमारे सामने आई हैं। ना सिर्फ हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक क्राइसिस एक सामने आ रहा है। पीने का पानी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में पानी की क्वालिटी को किस तरह बरकरार रखा जाए और पीने के पानी को किस तरह से उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ये बहुत अहम हो जाता है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ एनवायरनमेंट की एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर मीनाक्षी साहिबा, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं हाई कोर्ट के मारूफ वकील रोहित भट्ट साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जब हम बात करते हैं मैडम पानी की, जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसके ऊपर ये पूरी ज़िंदगी चलती है, आम हुकूमत की सतह पर ज़्यादातर बात की जाती है। लोगों के स्तर पर, आवाम के स्तर पर क्या कुछ होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। लोगों को ना सिर्फ ये कि जागरूक होना, बल्कि आगे बढ़कर कुछ करना भी उनके लिए कितना ज़रूरी है और क्या करें। जी, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जब तक लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक हम इस क्राइसिस में कोई योगदान नहीं कर पाएंगे। और एज़ पर द आर्टिकल 51(8) AG ये मेंशन है कि ये हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे, वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन करें। तो अपना अगर हम रोल निभाते हुए अगर कुछ चीज़ों को समझे तो इस वाटर क्राइसिस से निजात पाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हम नदियों की एक अहम भूमिका मानते हैं कि जो नदियां हैं ये पूजनीय हैं, और वो पूजनीय जो नदियां हैं उसमें हम अपना जितना भी रिचुअल से, रिलीजियस रिचुअल से पूजा सामग्री है वो नदी के अंदर डाल देते हैं, है ना। तो चाहे वो गणपति बाबा का विसर्जन है तो वो तो पहले भी होता था, पर पॉल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि आज के समय में जो दिखावटी चीज़ें हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये गणपति बाबा या कोई भी स्टैचू है उसको हम रंग बिरंगे रंग करते हैं, और वो जो रंग होता है वो पेंट होता है, उसके अंदर लेड एक कंटामिनेंट है वो पाया जाता है, जो एक हैवी मेटल है। और लेड अगर पानी में जाएगा तो एक प्लम्बिज्म करके बीमारी है वो पानी में उस पानी को पीने की वजह से हो सकती है। तो ऐसा पानी जब हम गणपति बाबा का विसर्जन या किसी भी स्टैचू का विसर्जन कर रहे हैं जो सरकार ने विसर्जन के इंतजामात भी किए हैं, पेंटेड हैं। जी, सरकार ने इंतजामात किए हैं विसर्जन के लिए, ताकि कोई जो रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं उसके अंदर भी कोई अड़चन ना आए और लोग उसको कर भी दें और पॉल्यूशन भी ना हो। गवर्नमेंट ने डेजिग्नेटेड एरियाज मार्क किए गए हैं कि आप वहां पे विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट आजकल ये पहल कर रही है कि आप एक्चुअल विसर्जन ना करके एक सिंबॉलिक विसर्जन भी कर सकते हैं, जिससे एक तो आपकी धार्मिक आस्था को आहत ना पहुंचे और दूसरा वाटर पोल्यूशन ना हो। तो डेजिग्नेटेड एरिया जो मार्क किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है आप यहां विसर्जन करें, जिसको वो बाद में ट्रीट करके वापस इकोसिस्टम में भेज सकते हैं। यहाँ और यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो भी हम विसर्जन कर रहे हैं, मूर्तियों का जो पूजन, उसमें आस्था बनी रहे बहुत जरूरी है, पर साथ में वो पेंट ना करके जो मिट्टी के जो भी स्टैचू बनाए वो मिट्टी के हों जो जल्दी से डिकम्पोज हो सके। अच्छा, उसके ऊपर है ना, इस तरफ अगर हम ध्यान देते हैं और पेंट का उपयोग ना करें, अगर पेंट कर भी रहे हैं तो ऐसा नेचुरल पेंट का यूज करें जिससे हमारा पानी का जो स्रोत है वो खराब ना हो, है ना। तो ये बहुत एक जरूरी चीज है जिसपे मतलब सबका ध्यान आकर्षित होना बहुत ही जरूरी है। जहां आपने बात कही, ये तो एक हम धर्म के ताल्लुक से बात कर रहे थे कि लोग जो हैं उनकी धार्मिक आस्था है उसके तहत वो करते हैं विसर्जन, और उनको इस चीज़ में ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसी मूर्तियों का विसर्जन जो करें आपके मुताबिक, ताकि उससे पॉल्यूशन ना बढ़ पाए। लेकिन दूसरा एक मामला और देखने को मिलता है कि जहां हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ा है, घरों में इस्तेमाल पानी का बढ़ रहा है और बेतहाशा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी परवाह नहीं करते वो लोग कि कितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए क्या मैसेज है मैडम आपका? जी, ये एक तो जागरूकता लोगों तक पहुँचे, जन जन मन मन तक ये बात पहुँचे कि पानी एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है। हम 1 घंटा भी अगर रहें, 2 घंटे भी हम पानी के बिना रह सकते हैं, उसके बाद हमें बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो पानी
पानी का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पे हम ध्यान कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपना योगदान दे सकते हैं पानी की जो कंजर्वेशन है। किस तरह की बातों पे ध्यान देना जरूरी है? जैसे कि अगर हम गाड़ी का वॉश भी कर रहे हैं तो हम ऐसा पानी का उपयोग करें जो कि वेस्ट हो एक तरफ से और वो एक सोर्स हो किसी और चीज़ के लिए। जैसे कि अगर आप देखें हमारे घर घर में आजकल आरओ सिस्टम लग रहा है, आरओ पानी लग रहा है और एक पाइप के थ्रू डिस्कार्डेड वाटर निकलता रहता है। तो वो वाटर को वो कंटिन्यू निकलता रहता है। उस पानी को आप ऐसे ही वेस्ट ना जाने दें, एक जगह कलेक्ट कर लें और वो कलेक्टेड पानी से आप अपनी गाड़ी को धोना या फिर पोछा लगाना या इस तरह के जो भी काम है, गार्डनिंग के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या एसी से भी जो वाटर ड्रॉप वाइज आ रहा है, तो हर एक बूंद को आप अगर प्रिजर्व करने का सोच आपके अंदर जागृत होगी तो फिर डेफिनेटली हम इस वाटर क्राइसिस से बच सकते हैं। तो इसके अलावा ऐसे वाटर फ्लशिंग सिस्टम का यूज़ करें जहाँ पे रीयूज़ ऑफ वाटर हो, बार बार पानी को हम दोबारा से उपयोग में ला सकें। और जैसे कि बाथरूम में अगर हम वाटर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रीयूजिंग फ्लशिंग सिस्टम आता है, उसका हम यूज़ करें। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करें कि जहाँ पे भी बारिश का पानी हो रहा है उसे हम जिस स्तर पे भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं उसको स्टोर करें, चाहे वो रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर हो, भूजल क्योंकि स्तर उसका गिरता जा रहा है और अगर ऐसे स्तर पे हम आ जाते हैं कि दोबारा से हम रिचार्ज उसको करना पॉसिबल ही ना हो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से, तो आने वाले टाइम में ये क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि भूजल ही एक ऐसा जल है जो कि कंटेमिनेट जल्दी से नहीं हो सकता, क्योंकि धरती के ऊपर जो एक्वीफर जो पानी जहाँ रहता है उस सोर्स को हम बोलते हैं एक्वीफर। एक्वीफर के ऊपर धरती की लेयर होती है जो कि पॉल्यूटेंट और कंटेमिनेंट से मतलब जो भी पानी के अंदर होता है, बारिश का पानी या फ्लोड वाटर, उसको साफ करती चलती है, फिल्टर का काम करती है। तो वो नीचे एक लंबे समय में जाकर हाँ लंबे समय में जाके रिचार्ज होता है। तो इसीलिए धरती का पानी जो है वो कम कंटेमिनेटेड होता है इन कंपैरिजन टू द सरफेस वाटर, जो क्योंकि जल्दी से उसको गंदगी हम कर सकते हैं। अच्छा, बरसात भी मानसून में हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से बैलेंस नहीं है, कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो, कहीं बिल्कुल सूखा। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आज के समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक इसका इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का कि कहीं पे तो सूखा पड़ेगा, कहीं पे फ्लड आएगा। तो जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ पे ऑलरेडी अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका दोहन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम का कारक बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित जी। जिस तरीके से ये बातें अब सामने आ रही हैं कि एक इंडस्ट्री की बात की, उसके लिए तो कानून बन गया है, लेकिन लोग अगर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ पाबंदियाँ, जिम्मेदारियाँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए हमारे कानून में हर व्यक्ति को उसका राइट्स बताए गए हैं और उसकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता है तो आप ये नहीं कह सकते मेरा राइट हैम्पर हो रहा है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं कर रहे। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो लोगों पे पर्सनली इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो मॉनसून में भी आप देखते हैं कि पानी कहीं कहीं खड़ा हो जाता है और वो वापस ग्राउंड वाटर में जा नहीं पा रहा। उसका एक कारण वाटर पोल्यूशन का एक मेजर कारण है लैंड पोल्यूशन, क्योंकि जो मैम ने बताया था एक्वीफायर तक पहुंचने के लिए लेयर्स में से निकल के पानी नीचे जाता है। अब प्लास्टिक पोल्यूशन और लैंडफिल्स की वजह से वो लैंड इस तरीके की हो चुकी है कि पानी रेन वाटर नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने इंप्लीमेंट करके कानून बना के ये कहा है कि अब जो भी नई कंस्ट्रक्शंस होंगी उनमें आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि अगर आप एक 250 गज का मकान बना रहे हैं तो आप उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो बारिश होएगी तो आपका सारा पानी ड्रेनेज के थ्रू उस जमीन में का जो पानी होगा कम से कम बिल्कुल तो हम जमीन में इस तरीके से अगर सारी कंस्ट्रक्शंस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो हमारा ग्राउंड लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए कई जगह इंक्रीज होना बहुत जरूरी बिल्कुल है, क्योंकि वो बहुत तेजी से नीचे जाता जा रहा है। बिल्कुल सर, आप अर्बनाइजेशन की वजह से एक चीज देखिए कि जहां पे आज जनसंख्या ज्यादा है वहां पे पानी का लेवल स्तर नीचे चला गया है, रीजन ओवर यूज एक्सप्लॉयटेशन। तो उसको वापस उसी लेवल पे लाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। आप देखिए एक जगह पे आपको वाटर लेवल मिलेगा 70 फीट पे, एक जगह पे थोड़ी सी 2 किलोमीटर आगे जाके वो 500 फुट पे है। तो ये इम्बैलेंस किस लिए हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से।
इसी कानून के तहत गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जिसके अंतर्गत अब आप ग्राउंड वाटर में वाटर वेल नहीं कर सकते। आप पहले बोरिंग करा लेते थे और पानी निकाल लेते थे, अब आपको बोरिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको पास करते कि आप बोरिंग करा सकते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू ही वो बोरिंग कराई जाएगी, और अगर उसके अलावा कोई करवाते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी है और सजा का प्रावधान है। वहां पे उनके ऊपर 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है और 3 महीने की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। इसलिए लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अब ये कानूनी तौर पर अब ये जान लें कि अब बोरिंग करवाना या सबमर्सिबल लगवाना जो है बिल्कुल अब बगैर मंजूरी के जो है वो एक जुर्म के उसमें कैटेगरी में आ जाएगा। वहाँ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और सजा भी हो सकती है। इसके अलावा मैडम खेतों में भी ये देखा जा रहा है कि एक ट्यूबवेल लगवा करके या बोरवेल लगवा करके ज़मीन से बड़ी मिकदार में पानी जो है वो उसको निकाला जा रहा है, तो ये कितना आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे वाटर टेबल अगर हाई अगर हम मान के चल रहे हैं पर ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे खेतों के खेतीगत गतिविधियों के लिए, तो एक तो ग्राउंड वाटर टेबल आपकी नीचे होगी। अब ग्राउंड वाटर जो है वो एक्वीफर में होता है, जैसे मैंने बताया उसके ऊपर एक धरती की लेयर है, तो जब ये खाली हो जाएगा तो ये धंस जाएगा, तो इसकी वजह से आसपास का जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो भी उसमें भी क्रैक आके वो भी गिर सकती है। दूसरी बात अगर हम देखें कि जो एक्सेस ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एक्सेसिव इरिगेशन के लिए, कि जहाँ पे पानी की इतनी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी हमने खेत में ऐसे ही बहा दिए, तो उससे और भी दिक्कत आती है। जैसे धरती के अंदर जो है मिट्टी के अंदर ना पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स में हवा होती है, जो सूक्ष्म जीवन जो चल रहा है मिट्टी के अंदर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो एक तरह से उसको भी आपका एक पैरामीटर, जैसे मिट्टी का पानी का तीनों दो मतलब जितने भी सिस्टम है उसके 3 पैरामीटर होते हैं, एक होता है फिजिकल पैरामीटर, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये जो बायोलॉजिकल संरचना है कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर बिगड़ जाएगी, या फिजिकल पोरोसिटी अगर हम कहें मिट्टी की जो पोरोसिटी है वो कम हो जाएगी, उसमें पानी बढ़ जाएगा, तो पौधे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किसान, जैसे आपने खेती किसानी की बात की, जो जहाँ ट्यूबवेल लगा करके या बोरवेल लगा करके खेती की जा रही है, वो मॉडर्न तरीके कौन से हैं जिसके तहत वो खेती कर सकते हैं? जी, हम इस तरह से जो है एक तो ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं कि पानी जो है वो जहाँ जड़ है या जब पौधा है उसके जड़ तक जाके ही उसी तक पहुंचे और वहाँ पे फिर ग्रोथ हो पौधे की। उसके लिए पूरा एक सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि जिसे हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, या फिर हम स्प्रिंकलर्स भी लगा सकते हैं कि एक फवारे की तरह जो है रोटेटिंग मोशन में वाटर जो है स्प्रिंकल हो आसपास के एरिया में, तो जो वेस्ट है पानी का वो उससे बचा जा सकता है। और ज़्यादा अगर हम एक्सेस पानी को, धरती के पानी को एग्रीकल्चर सेक्टर में उपयोग करेंगे तो सूरज की गर्मी से वो सूरज क्या करता है उसको भाप के फॉर्म में ले जाता है, एवापोरेट हो जाता है। और वाटर वेपर अगर मैं आपको बताऊं, ये जो भाप है ये ग्लोबल वार्मिंग की एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारक बन गया। जी हाँ रोहित जी, जब कानून बना आपने बताया, उसके बाद ज़रूरत पेश आती है, लगता है कि अब इस कानून के अंदर इतना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमारे इस देश में जब ये कानून बना उसके बाद में उसमें कहाँ कुछ कब अमेंडमेंट्स किए गए? देखिए, वाटर जो प्रिवेंशन एक्ट आई थी वो 1974 में आई थी। उसके बाद हमारे संविधान के तहत लेजिस्लेशन ने एक एक्ट बनाई, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक तरह से ब्लैंकेट एक्ट बनाई थी जिसमें हर तरीके का पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया था, जिसमें वाटर पोल्यूशन को भी बताया गया था, एयर पोल्यूशन को भी, लैंड पोल्यूशन को, सारे पोल्यूशन। तो जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आई तो एक जरूरत पड़ी कि वाटर पोल्यूशन एक्ट में अमेंडमेंट की जाए, उसको उसके अनुरूप लाया जाए, क्योंकि वाटर पोल्यूशन एक्ट जो पहले से प्रिवलेंट थी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, लूप होल्स थे जिनको एनवायरमेंट एक्ट के द्वारा कवर कर गए। तो अब आप उस एक्ट को रिपील नहीं कर सकते थे, लेकिन उस एक्ट में जो लूप होल्स हो गए हैं उनको कवर करने के लिए अमेंडमेंट लाई गई थी वाटर प्रोटेक्शन एक्ट में, उसमें क्या कुछ 1988 में आई गई थी। उसमें क्या कुछ चेंज किया गया? उसमें आपका जो पेनल्टीज थी वो बढ़ाई गई, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई एक्स्ट्रा, सेंट्रल बोर्ड को पावर दी गई एक्स्ट्रा, रेगुलेशन की पावर दी गई। पहले ये पावर सीमित थी वाटर पोल्यूशन के अंदर, उसमें फाइन भी बहुत कम था, 1000 रुपए 2000 रुपए तक का फाइन था और वो सजा भी बहुत कम थी। जब एनवायरमेंट एक्ट गवर्नमेंट जब एक्ट बनाती है तो उससे उनका एक सुचारू रूप दिखता है कि वो इस चीज के ऊपर कोई कार्य करना चाहती है। तो एनवायरमेंट एक्ट के आने के बाद वाटर पोल्यूशन एक्ट को अमेंड इसलिए किया गया कि अब इसमें जरूरत है, लोग अभी इसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं,
और जरूरत है कि पेनल्टी और चीजों को इम्पोज किया जाए, जो कि लोगों को एक भय या कानून का एक ये हो कि उनको अगर ये किया तो उनको पेनल्टी ज्यादा हो सकती है। अब बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, पहले वो इंडस्ट्री लगाता था, वो वेस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर सजा थी 3 महीने, वो अपने अथराइज रिप्रेजेंटेटिव या किसी को भी भेज देते, छोटे फाइन देके वो कर लेते थे। लेकिन जब सजा का प्रावधान आ गया 6 साल तक का, तो एक डर हो जाता है कि आपको एक इकोसिस्टम को बैलेंस लाने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपका उत्तरदायित्व है। जहां भी सैंक्शन बढ़ेगा, सजा बढ़ेगी, इंसान अपने आप लिमिट में होकर कार्य करने लग जाएगा। जैसे आपने बताया कि आप कह रहे थे कि अर्बनाइजेशन की वजह से लोग पानी ज्यादा यूज करते हैं और वो करते हैं, उसके लिए भी ये कानून बनाया गया है कि अगर आपको कोई व्यक्ति लगता है कि वो वेस्टेज ऑफ वाटर कर रहा है या इलीगल पंपिंग ऑफ वाटर कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट स्टेट बोर्ड को दे सकते हैं। बिल्कुल। और स्टेट बोर्ड का उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगा, उसको नोटिस सर्व करेगा कि आपके पास ये कंप्लेंट आई है, आप इसका क्या जवाब देंगे। अगर स्टेट बोर्ड उनके जवाब से होगा, पूरा उनके जवाब को मानेगा, तो स्टेट बोर्ड उसको वहीं पे खारिज कर देगा। लेकिन अगर स्टेट बोर्ड को लगता है कि उसका जवाब अनुरूप नहीं है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको पेनल्टी या सजा दे सकता है। फिर उस व्यक्ति के, इसी एक्ट के अंदर मैं आपको बताता हूं, उस व्यक्ति के पास है राइट टू अपील। हर व्यक्ति के ऊपर अगर आपको सजा हो जाती है तो एक राइट होता है अपील करने का। तो हर व्यक्ति के मन में यह सवाल आ जाता है कि अगर स्टेट बोर्ड ने हमें सजा दे दिया तो हम कहां जाएं? तो आप उसमें ऊपर अपील लगा सकते हैं किसी भी कोर्ट में, जो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगा सकते हैं, फर्स्ट क्लास, उससे नीचे आप नहीं लगा सकते। उसमें फिर स्टेट बोर्ड अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और एक पेनल्टी फाइनलाइज होगी। तो इस तरीके से एक सुचारू रूप से कानून को इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है कि अगर आप कोई भी हनन कर रहे हो, कोई वाटर का मिसयूज कर रहे हो या वाटर को पोल्यूट कर रहे हो किसी भी वे में, तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। आप बच नहीं सकते। आप कोई मिसयूज करके, एक व्यक्ति अपने घर में पानी यूज कर रहा है, बचा रहा है, दूसरा व्यक्ति साइड वाला उसको रोज पानी दे रहा है और वाटर वेस्ट कर रहा है, तो उसका ये बनाया गया है कि आप इक्वालिटी है, आप अगर बचा रहे हो दूसरे को भी संरक्षण करें, उसको बांधने की कोशिश की गई है, उसकी जिम्मेदारी बताने की कोशिश की गई है। अगर एक व्यक्ति संरक्षण कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी संरक्षण करे। तो और ये हमारी प्रोग्राम की भी कोशिश है कि आज हम लोगों को जागरूक कर सकें, उनको बता सकें। और मैडम, ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब हम पानी की कंजर्वेशन की बात करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो क्या कुछ नए तरीके ऐसे सामने आए जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पर अपने व्यूवर्स तक बता सकें, पहुंचा सकें कि किस तरह से लोग उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, अपने लेवल पर भी कर सकते हैं? अगर हम बात करें जैसे कि एक तो हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन जो है, दोनों की बात करेंगे, तो कंजर्वेशन एक तो जो भी तालाब वगैरह हमारे गांव वगैरह में है, जो भी विलेजेस में हैं, तो हम लोग मिल के एक ऐसा अभियान चलाएं, सब लोग सोशल वर्क के तौर पे, और गांव में जितने भी लोग हैं, हफ्ते में एक दिन भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके ऊपर लगी हुई जितनी भी जो एल्गी है या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए अपना योगदान, श्रम दान देते हैं, तो एक तो वो वाटर रिसोर्स जो है हमारा सही होगा। और दूसरा, जहाँ भी हो सके रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हम हर जगह जो है अप्लाई जो है एप्लीकेशन उसका बढ़ाएं, उसका यूज़ जो है वो बढ़ाएं, चाहे वो हमारे घरों की छत पे हो या फिर हम कोई जो है एक बड़ा जो है क्या कहते हैं, कुछ धरती को खोद के एक ऐसा एरिया बनाए जहाँ पे बारिश का पानी आके नेचुरली फ्लो होके वहाँ पे एक तालाब का रूप ले ले। तो इससे क्या होगा कि एक तो हम वाटर का कंजर्वेशन कर रहे हैं और साथ में जो धरती के अंदर का भूजल है वो भी इस तरीके से अपना जो स्तर है वो बढ़ाएगा। तो वाटर जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है उस पे हम अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें इस तरफ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कि कैसे हम और ज़्यादा कंजर्व कर पाए, क्योंकि तभी ये जो क्राइसिस है इससे निपटान हो सकता है। अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम जो है रेज अप होंगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वाटर की वो बस कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन से नहीं है, हमें स्वच्छ जल चाहिए। स्वच्छ जल चाहिए। ये स्वच्छ जल जो है वो चाहे सरफेस वाटर के ऊपर है तो उसके लिए रोकथाम हम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसे कि हमने कहा गंगा मिशन के ऊपर, या फिर सरकार की एक और योजना है जैसे जल शक्ति अभियान है, उसके तहत जल शक्ति अभियान के तहत क्या कुछ किया? जल शक्ति अभियान के तहत हम कई पहलुओं पे ध्यान दे रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड का मैनेजमेंट, या फिर जो भी हमारे पुराने वाटर सिस्टम थे, स्टोरेज सिस्टम थे, तो उनको रीस्टोर करना,
रीजनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी क्षमता होती है वाटर साइकिल को मेंटेन करने की। तो जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो जड़ से पानी को मिट्टी को होल्ड करके रखती है और वहाँ पे वाटर टेबल जो है वो ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अगर पेड़ों को लगाएंगे तो वहाँ का जो ऑल टुगेदर लोकल एनवायरनमेंट है वो ठंडा भी रहेगा, जिसकी वजह से एवापोरेशन का रेट भी जो है हम उसको भी हम देख सकते हैं और जो है ठंडक भी पहुंचा सकते हैं, कूलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं नेचुरल वे में। बिल्कुल आपने सही कहा। और साथ में इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे कंजर्वेशन प्रोसेसेस हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जैसे टैप वाटर अगर खुला पड़ा है तो उसको हम वेस्ट ना होने दें। हाँ, अपने स्तर पे हम जहाँ पे भी पानी की एक बूंद भी अगर गिर रही है तो वो हमें थोड़ा परेशान करनी चाहिए। ये तभी आ पाएगा जब हमारे अंदर एक इको फ्रेंडली अप्रोच जागृत होगा, एक थॉट प्रोसेस में, एक सोच में हम एनवायरनमेंट के प्रति कनेक्ट हो पाएंगे। और जहाँ पे कनेक्शन होगा, अटैचमेंट होगा, सोचना पड़ेगा कि ना सिर्फ कानून मौजूद है जो आपको ये बताता है कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, उसके अलावा आपको खुद भी इतना जागरूक और इतना बेदार होना चाहिए कि आप उसके वेस्ट होने को ये सोचें कि नहीं, ये तकलीफ बस नेचर की नहीं है, ये तकलीफ हमारी है, ये तकलीफ हमारी है और आने वाली नस्लों के लिए एक तकलीफ सामने आ सकती है। बिल्कुल, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होगी कि उनके पास पानी जो पीने का है वो स्वच्छ भी नहीं है और स्वच्छ के साथ फिर बहुत ही कम अमाउंट में है। तो इसके अलावा जैसे अभी रोहित जी ने बताया कि ना सिर्फ पीने का पानी, लोग नहाने के लिए पानी के लिए भी परेशान हो जाएंगे। अगर जो वो ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया तो उसके नहाने से या उसके इस्तेमाल करने से आपको बीमारियां लग सकती हैं। सर आपको मैं बताऊं कि कई सारे हमारे देश के स्टेट्स हैं जहां पे ग्राउंड वाटर जो है नेचुरली कंटेमिनेटेड भी है। जैसे एक मेजर अगर हम पोल्यूटेंट की बात करते हैं जो धरती के अंदर है, जो इंसान ने नहीं किया पर नेचुरली इट इज देयर, तो वो है आर्सेनिक, जो कि एक बीमारी करता है जिसे हम बोलते हैं आर्सेनिकोसिस, जो कि एक कैंसर के फॉर्म में डेवलप हो जाता है आगे जाके। दूसरा होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है फ्लोरोसिस करता है। तो फ्लोरोसिस जो फ्लोराइड है वो एक स्तर तक होना चाहिए, एक रेंज तक होना चाहिए। अब प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हम दौर पर आ गए हैं। मैं रोहित जी से भी जानना चाहूंगा कि आखिरी आपका जो एक रिमार्क्स होगा या एक पैगाम होगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि कानून अपनी बताता है, लिमिट्स बताता है इंसान की, उसके अलावा उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी है आने वाले वक्त के लिए कि वो पानी के जो संरक्षण है उसको समझते हुए क्या कुछ उनके लिए करना ज़रूरी है? देखिए, कानून समय समय पे अपना संशोधन करता रहता है जिस तरीके से उसको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ मानव अधिकार है और एक व्यक्ति का अधिकार है, वहाँ हमें भी अपनी एक सोच बनानी चाहिए कि अगर हम कानून को सवाल उठाते हैं कि यह पॉसिबल नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी गवर्नमेंट कोई कानून किस लिए लाती है? अपने नागरिकों को रेगुलेट करने के लिए, उनका जीवन अच्छा करने के लिए। यदि आप खुद एक प्रॉब्लम को राइज कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानून लगेगा। लोग कहते हैं आपने ये टैक्स लगा दिया, आपने वो टैक्स किस कारण से लग रहा है? क्योंकि आप उस चीज में अपनी मोरल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं। वाटर सेस एक्ट किस लिए लाया गया? क्योंकि आप वाटर का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। जहां संरक्षण नहीं होगा वहां पे उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा आर्टिफिशियल वे से, आर्टिफिशियल रिजर्वोयर्स बनाने पड़ेंगे, उनके लिए गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। तो अगर आप संरक्षण खुद करेंगे और वाटर लेवल आप खुद ऊपर ले आएंगे तो आपको ये टैक्स से निजात मिल जाएगी, आपको ये चीजें देनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल वे में उसको संरक्षित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट की एक पहल होती है कि उसके नागरिक को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले, पानी मिले, सब कुछ मिले। और अच्छी लाइफस्टाइल की, अच्छी जिंदगी के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साफ पानी। बिल्कुल। और वो आज हमने उसके ऊपर इतनी जबरदस्त जो बातचीत आपने वो ने की, उस पर रोशनी डाली। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन ने उससे ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा और ये जाना होगा कि वाकई आज के दौर में इस पानी की क्वालिटी को मेंटेन करने की और इसके तहफ़्फ़ुज़ की कितनी अहम ज़रूरत है। हर मज़हब के अंदर पानी की अहमियत को बताया गया है। ज़रूरत है आज उसे पहचानने की, उसे जानने और समझते हुए उस पर अमल करने की। अब मैं अपने दोनों मेहमानों का आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और प्रोग्राम के आखिर में आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात के साथ आज के प्रोग्राम को मैं यहाँ मुकम्मल करना चाहूँगा कि हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि पानी को बर्बाद ना करो, चाहे आप दरिया के किनारे ही क्यों ना बैठे हो। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हर धर्म में बातें बताई गई हैं, ज़रूर इसके ऊपर अमल करते हुए ये याद रखें कि हम आने वाले वक्त के लिए किस पानी को
कितना किसके लिए छोड़कर जाएंगे और हमारे लिए भी आज वो कितना ज़रूरी हो गया है। आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।